मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा। टनकपुर में सीएम धामी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता पथ यात्रा में होंगे शामिल। सहकारिता मेले का भी करेंगे शुभारंभ। काशीपुर में कांग्रेसियों की बगावत। हाईकमान के फैसले पर फूटा गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने कहा, दिल्ली ने जमीन की आवाज नहीं सुनी, निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा। दिल्ली हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट। शहर और देहात इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था का दिया संदेश। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। हर दिन बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस सीजन के अंतिम चरण में पहुंची यात्रा बद्री विशाल के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। खबर राजधानी देहरादून से है। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ धाम में पहुंच रही है। हर दिन बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस सीजन के अंतिम चरण में पहुंची यात्रा बद्री विशाल के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जहां बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भारी श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर एकत्रित हो रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं देहरादून से। विनय, देखा जा रहा है कि इस वक्त पूरे प्रदेश भर के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस दौरान जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सुबह से ही जो है दर्शन के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो इस दौरान दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी मौसम की अगर बात की जाए तो काफी ठंड जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिली है। खास करके बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें, जब से बर्फबारी वहां पर हुई है, तो ऐसे में लगातार जो यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु है उनमें काफी उत्साह जो है इस दौरान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हर दिन की अगर बात की जाए तो हर दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार का जिस तरीके से आंकड़े की अगर बात करें तो 50 लाख का जो आंकड़ा है वो इस दौरान चारधाम यात्रा में पार हो चुका है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो बद्रीनाथ धाम के आंकड़े की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम का भी जो आंकड़ा है वो लगभग यहाँ से 15 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं अभी तक दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब 25 तारीख को यानी 25 नवंबर को जब यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होंगे, तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है उनमें काफी उत्साह इस दौरान यहाँ पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ सभी दर्शन करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो इस साल जो है वो उत्तराखंड के लिए काफी आपदा ग्रसित रहा है ये साल, और काफी आपदाओं को देखते हुए भी कई बार जो है वो यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी, रोकनी पड़ी थी बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी अनुमान जताया जा रहा था कि पिछले साल का जो आंकड़ा है केवल उस तक ही सीमित रहेगी यात्रा, लेकिन अब देखा जा रहा है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पिछले साल का जो आंकड़ा रहा है चारधाम यात्रा का वो भी इस वक्त जो है वो पार हो चुका है और आगामी दिनों में और भी अधिक संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष जिस तरीके से पूरा यात्रा काल रहा है तो काफी चुनौतीपूर्ण तो इस दौरान ये रहा ही है, क्योंकि जिस तरीके से
यहाँ पर आपदाओं भी इस दौरान देखने को मिली है बड़ी संख्या में। जिस तरीके से चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इस दौरान मौसम के चलते जो है काफी दिक्कतें भी इस दौरान आई है, लेकिन समय रहते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चीजों को इस दौरान संभाला, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए, तो ऐसे में धरातल पर भी जो है कार्य हुआ है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो यहाँ पर अधिकारी हैं, अधिकारियों ने इस दौरान जो है सभी चीजों को संभाला। तो ऐसे में जो यात्रा है, यात्रा फिर दोबारा पुनः जो है इस दौरान शुरू की गई। तो ऐसे में यहाँ पर जो मनोबल है यात्रियों का वो टूटा नहीं बल्कि और बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो धामी सरकार जिस तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में, और मुख्यमंत्री खुद जो है इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचते हैं, तो ये भी काफी सराहनीय जो है इस दौरान यहाँ पर रहता ही है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जिस तरीके से यहाँ पर चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं, तो अभी तक की अगर बात करें तो 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। और अब बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम के कपाट जिस तरीके से 25 तारीख को बंद होंगे, तो ऐसे में जो श्रद्धालु है वो लगातार बद्रीनाथ धाम में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, जैसा कि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, आमद बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में तो ठंड को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं नगर पालिका की ओर से। यदि हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो विनय, क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि जो बढ़ती सर्दियों के बीच श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े? क्या व्यवस्थाएं इस वक्त देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें, बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रतिदिन जिस तरीके से यहाँ पर 12,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में ठंड की अगर बात की जाए तो जो ठंड है वो भी इस दौरान वहां पर दिखाई दे रही है। सभी अपने गर्म कपड़े पहनकर जो है इस दौरान यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से भी पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको इस दौरान यहाँ पर दुरुस्त किया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए जो नगर निगम है, नगर पालिका की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी जो अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान की गई है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको इस दौरान यात्रा मार्ग पर मुहैया कराया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम जो यहाँ पर प्रयास है वो इस दौरान यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, आपदा के कारण तो यात्रा काफी प्रभावित हुई है, लेकिन अब आगामी दिनों में और भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना उठानी पड़े और यात्रा पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए वन अधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की मेजबानी उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। इस बार 42 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3,390 खिलाड़ी, जिनमें से 700 से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं। उन्होंने खेलों को शारीरिक तंदुरुस्ती, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। श्री नरेंद्र जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य में स्पोर्ट्स लेगेसी की प्लान के अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। वहीं राज्य के प्रथम खेल विद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ महिलाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आउट ऑफ टर्न की नियुक्तियां भी हम प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए के सम्मान राशि प्रदान कर उनकी प्रतिभा और उनके परिश्रम का सम्मान कर रही है। साथ ही में हमने देश का गौरव बढ़ाने वाली वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम
कि सदस्य हमारे राज्य की बेटी स्नेहा राणा को 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इसी वर्ष हमने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्गदर्शन किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजन किया, जिसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां जैसे पदक, ट्रॉफियां और सजावटी वस्तुएं ई-बोर्ड, ई-वेस्ट और रिसाइक्लिंग मटेरियल से तैयार की गई। इसके साथ ही हमने इसी स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल के रूप में भी विकसित किया है, जहाँ पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के 1600 से अधिक पेड़ों के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ताकि ये स्थल खेल विविधता के साथ साथ हरित विविधता का भी प्रतीक बने। साथियों, उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक और वाटर टावर है। हमारे राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो न केवल हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपने विचार साझा किए। दिल्ली में हुए बम धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कहीं भी हो सकता है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण को सबसे बड़ा आतंकवाद बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। आतंकवाद कभी भी ये एक जगह नहीं रह सकता। अगर आतंकवाद अगर मेरे बगल में हो रहा है ना, तो ये मान लो कि आपके घर में भी कभी भी हो सकता है, आपके घर पर भी कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए अवेयर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। फिर जो ये लोग छुपते हैं वो ऐसी जगह छुपेंगे जहां उनको लगेगा कि यहाँ पर हम पे शक नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड क्योंकि शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ की छवि एक शांत प्रदेश की है, तो ये कोशिश हो सकती है कि वो यहाँ पर अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसका समाधान यही है कि हम जागरूक रहें, अपनी निगाहों को तेज रखें, यानी कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कहीं ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं आ जा रहे हैं, उसका हम लोग ध्यान रखें। लोहाघाट की मंगोली ग्राम सभा के धूरा तोक में गुलदार ने युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम भुवन राम बताया जा रहा है। लोहाघाट रेंजर नारायण दत्त पांडे ने बताया कि भुवन राम कल से लापता था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों की ओर से मंगोली वन पंचायत में सर्च अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि भुवन राम के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। लोहाघाट रेंजर एनडी पांडे और थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को अकेले स्कूल ना भेजें, कहीं भी जाना है तो समूह में जाएं। साथ ही उन्होंने जंगल जाने वाली महिलाओं से भी अकेले जंगल न जाने की अपील की है। डोईवाला शुगर मिल में नए पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ हो गया है। अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने पूजा अर्चना कर बॉयलर में अग्नि प्रज्वलित की। मिल प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मशीनों का ट्रायल सफल रहा है। सत्र में करीब 30 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया है। इस बार 57 गन्ना क्रय केंद्रों से आपूर्ति होगी और बेहतर गुणवत्ता की चीनी उत्पादन का लक्ष्य है। दो 2025-26 का पेराई सत्र की हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी, लगभग संपूर्ण ट्रायल हो चुके हैं। अब आज बॉयलर पूजा थी और इसके बाद हम मास्टर ट्रायल करेंगे और बहुत ही जल्द पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। इस वर्ष विगत वर्षों की अपेक्षा हमारी तैयारियां अच्छी हैं और हम 30 लाख
के लगभग गन्ना क्रश करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि 10 से ज़्यादा रिकवरी आएगी। और विगत वर्षों में जिस प्रकार की समस्याएं आई थी उनसे हम सीख लेकर उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हुए हैं और इस बार किसानों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे उनको अच्छा एहसास होगा। और इसके साथ साथ पेराई सत्र के साथ साथ ही हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान ससमय जिस प्रकार प्राइवेट मिल्स करती हैं उस प्रकार से हम कर सकें। सर ये है तो ये ऐसी उम्मीद की जाती है कि हमें 30 लाख के आसपास गन्ना क्रश करने का। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी क्रम में रामनगर पुलिस ने सीओ सुमित पांडे की अगुवाई में शहर के मुख्य बाजार, भवानीगंज और चोरपानी रोड समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की तुरंत सूचना पुलिस को दें। फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनता में सुरक्षा और भरोसे की भावना को मजबूत करना है। दिल्ली के जो रेड फोर्ट है उसके अंदर जो अभी रिसेंटली घटना हुई थी उसी के क्रम में जनपद नैनीताल में जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसी के क्रम में रामनगर थाना क्षेत्र में भी हमारे द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च जो है अब थाना कोतवाली से शुरू करते हुए लाखनपुर चुंगी होते हुए कताड़ी क्षेत्र, फिर मंगलार होते हुए शान पंजाब से वापस हमारे द्वारा कोतवाली में समाप्त किया गया। इसमें जो जितने भी हमारे थाना क्षेत्र के रामनगर थाना, कालाडूंगी थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी है उनको उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही पीएसी को हमारे द्वारा इसमें फ्लैग मार्च में लगाया गया। फायर के इसमें थे और सभी के द्वारा जो हमारे उपकरण है जैसे बीपी वेस्ट हो गया, हेलमेट हो गया, उनके साथ फ्लैग मार्च। देहरादून में अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन की गूंज अब लक्सर तक पहुंच गई है। लक्सर में बार एसोसिएशन के सम्मान कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर निर्माणाधीन कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैम्बर निर्माण की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कार्य सांसद निधि या अन्य माध्यम से कराया जाए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मांग पर सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया कि इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। सांसद जो डिमांड थी उन्होंने पूरा उसमें विश्वास दिया कि भी हम उस डिमांड को पूरी करेंगे। आपकी मुख्य डिमांड हमारी जो है चैम्बर्स की है, क्योंकि न्यायपालिका भवन बन चुका है, हमारे पास वहाँ चैम्बर अभी नहीं बने। क्योंकि आर्थिक हमें सहयोग की आवश्यकता है, वही हमारी डिमांड आज थी। तो जो डिमांड जो है हमारी, उन्होंने विश्वास दिलाया पूरा कि वो निश्चित रूप से आपकी पूरी होगी। एडवोकेट एसोसिएशन लक्सर का कि उन्होंने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया। उन्होंने कुछ डिमांड मेरे पास रखी है, तो उस डिमांड पर मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जरूर सकारात्मक विचार करेंगे। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की ओर से चलाई जा रही पहल के तहत ग्राम सभाओं में सर्वाधिक विवाह पंजीकरण कराने वाले ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में सितारगंज विकासखंड के तहत आने वाली उन ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों को उपजिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम रविंद्र जुवाठा ने कहा कि विवाह पंजीकरण न केवल कानूनी दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक पारदर्शिता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्राम प्रधानों को बधाई देते हुए कहा कि जिन ग्राम सभाओं ने इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है, वे अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा है। हमारे यहाँ जो है ससैया ग्राम सभा में लोगों ने बहुत सारे पंजीकरण, विवाह पंजीकरण कराए हैं, इसलिए है हमें सर ने जो है ये पंजीकरण देकर, हमें सर्टिफिकेट देकर हमें सम्मानित किया है। हमारे यहाँ अब और भी ज्यादा क्या कहते हैं विवाह पंजीकरण कराए जाएंगे और इससे अच्छा बेहतर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, वित्त, आपदा प्रबंधन व नियोजन सहित कई विभागों के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें आपदा प्रबंधन विकास के अंतर्गत धराली में बादल फटने, प्रदेश में आने प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाली राहत राशि में इजाफा करते हुए 5 लाख देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत मधु ग्राम योजना में किसानों को केंद्र से मिलने वाली 29 लाख बकाया धनराशि अब राज्य सरकार देगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। सचिव व मुख्यमंत्री
शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण मंत्री दीपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। माननीय मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे 12 बिंदु थे इसमें, जिसमें पहला बिंदु ये शहरी विकास विभाग का था, जिसमें 15वें वित्त आयोग में एक व्यवस्था थी कि स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने के संबंध में इसमें एक शहरी विकास विभाग का प्रस्ताव था कि एक इसमें पीएमयू का गठन किया जाए। इसमें एक पीएमयू का गठन किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो भी कार्य करते हैं उनका पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो भी लोक स्वास्थ्य हेतु जो धनराशि प्राप्त होती है उसकी मॉनिटरिंग करना और नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना और उनको यथोचित प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधी जो शहरी निकायों के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं हैं उनका पर्यवेक्षण करना। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय में एक पीएमयू के गठन का उनका प्रस्ताव था, जिसमें 4 अधिकारी इसमें लेने हैं। इनको कुछ प्रतिनियुक्ति से हैं और कुछ आउटसोर्स के माध्यम से हैं। तो उसकी आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय और दुखद है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने इस दावे को खोखला साबित कर दिया है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि जब गृह मंत्री चुनावों में व्यस्त रहेंगे और खुफिया एजेंसियों के कामकाज पर ध्यान नहीं देंगे तो देश की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्री में थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद है और मन बहुत विचलित है उस घटना को देख करके। और जितने भी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, एक वो व्यक्ति इस देश का होम मिनिस्टर है जो ये कहता आ रहा है आज तक कि उसके हाथ में देश सुरक्षित हाथों में है, उसके राजकाज में। और मुझे लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अभी पहलगाम को दिन ही कितने बीते और लाल किला आपने देख लिया। इसकी वजह यह है कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो अपने कार्य को छोड़ करके उनकी आईबी क्या कर रही है, खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की बजाय चुनावों में व्यस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति एक लंबी संगठन सृजन प्रक्रिया का परिणाम है और अब इसका समन्वयवादी अमृत पार्टी को नई ऊर्जा देगा। रावत ने कहा कि कांग्रेस इस बदलाव का भरपूर उपयोग कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में पार्टी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाएगी ताकि साल 2027 में कांग्रेस सत्ता के लिए एक उपयुक्त विकल्प के रूप में खड़ी हो सके। रावत ने निवर्तमान अध्यक्षों के कार्यों की भी सराहना की और कहा कि संगठन अब एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।